हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारी प्रैक्टिस सेट 14 है। इससे पहले हम 13 क्लासेस से कर चुके हैं और इस सीरीज का नाम है वॉरियर सीरीज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था। राणा रतन सिंह, महाराणा प्रताप, राणा सांगा या मेदिनी राय। तो खानवा का युद्ध ये बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। राइट आंसर है ऑप्शन सी। खानवा का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बाबर के युद्धों की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ। ठीक है, तो बाबर के युद्धों की सबसे पहले ट्रिक के जरिए आप याद करेंगे तो बाबर के युद्ध आपको हमेशा याद रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हम इसकी ट्रिक देखते हैं बाबर के युद्धों की। तो इसकी ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ठीक है, पानी पिया से पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध ये हुआ था 1526 में। ठीक है, 1526 में बाबर वर्सेस राणा सांगा, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध। फिर खाना खाया से खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध ये हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, फिर चांद देखा से चंदेरी का युद्ध। तो ये हुआ था 1528 में बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। ठीक है, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच। फिर घर गया से घाघरा का युद्ध। तो ये हुआ था 1529 में बाबर वर्सेस महमूद लोधी के बीच। और मर गया से मृत्यु हुई थी इसकी 1530 में, और इसका मकबरा है काबुल में। ठीक है ना, काबुल में इसका मकबरा है बाबर का। ठीक है, बाबर यह मुगल वंश का संस्थापक था। ओके, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है, बाबर इसने पानीपत का पहला युद्ध किया था जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और इसके बाद इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बाबर के युद्धों की ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट है, 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करने वाली प्रसिद्ध ब्रिटिश सामाजिक सुधारक का नाम क्या है? एनी नाइट, एनी बेसेंट, कैथरीन ओस्लर या मारिया रे। तो 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करने वाली प्रसिद्ध ब्रिटिश सामाजिक सुधारक का नाम, तो ये था एनी बेसेंट। राइट आंसर ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ये उन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और कहाँ की थी? तो ये की थी इन्होंने मद्रास में। ठीक है, इसके अलावा एनी बेसेंट ये है आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और कब बनी थी, अध्यक्षता की थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, फिर और एनी बेसेंट इनकी पत्रिका भी है। ठीक है, इनकी पत्रिका है न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया इनकी पत्रिका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में समाज के वंचित वर्गों के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संगठन की स्थापना की गई थी?
प्रार्थना समाज, सत्यशोधक, शोषित सेवा समाज या दीपलया समाज। तो इस में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1873 में। और किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, ज्योतिराव फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी? तो ये की थी महाराष्ट्र में। ठीक है, ओके। फिर बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, कब की? ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। फिर शोषित सेवा समाज की स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी J.K. सिन्हा ने। ठीक है, J.K. सिन्हा ने 2004 में बिहार में। ठीक है, 2004 में बिहार में शोषित सेवा समाज की स्थापना की थी J.K. सिन्हा ने। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदियों की जोड़ी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा और ताप्ती, महानदियों गोदावरी, महानदियों कृष्णा, कृष्णा और कावेरी। तो कौन सी भारतीय नदियों की जोड़ी पश्चिम की ओर बहती है? तो ये बहती है नर्मदा और ताप्ती। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा और ताप्ती। अब हम बात करें कि नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से यह निकलती है। और ताप्ती नदी तो ये कहाँ निकलती है? तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज से यह निकलती है ताप्ती नदी। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन दी गई है महानदी, तो ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है सिहावा पर्वत श्रेणी से। ठीक है, सिहावा पर्वत श्रेणी से यह निकलती है। फिर गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। इसके अलावा फिर और कौन सा ऑप्शन में? कृष्णा नदी। ठीक है, तो कृष्णा नदी यह निकलती है महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाबलेश्वर, सतारा, महाराष्ट्र से निकलती है ये। फिर है कावेरी नदी, तो यह निकलती है ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कोडागू जिला, कर्नाटक से यह निकलती हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती? ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक है, और जो कुछ भी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ तो इसके नोट्स जरूर बनाइए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर वर्ष डैश में खोला गया था? 1948, 1930, 1935, 1943। तो हावड़ा ब्रिज आधिकारिक तौर पर 1943 में खोला गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1943। ओके, नेक्स्ट है, दिल्ली कटक निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच जल विभाजक है? गंगा और यमुना, गंगा और सिंधु, गंगा और सिंध, सिंधु और माहिम। तो दिल्ली कटक निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच जल विभाजक है? तो ये है गंगा और सिंधु नदी के। राइट आंसर ऑप्शन बी, गंगा और सिंधु नदी। ठीक है, अब हम बात करें कि गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी ये निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। फिर यमुना नदी, तो यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। सिंधु नदी, तो यह निकलती है
तिब्बत के मानसरोवर झील के बोखारचू ग्लेशियर, ठीक है, बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है। फिर है माही नदी, तो माही नदी ये निकलती है मध्य प्रदेश के मिंडा ग्राम में विंध्याचल पर्वतमाला से यह निकलती है, ठीक है। माही नदी मध्य प्रदेश के मिंडा ग्राम में विंध्याचल पर्वत अम्माऊ, ठीक है, अम्माऊ नामक स्थान से यह निकलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद अपना भाषण किस वर्ष दिया था? 1893, 1891, 1890, 1892। तो शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद अपना भाषण तो ये दिया था 1893 में। राइट आंसर ऑप्शन बी 1893 में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। कब की थी? तो ये की थी 1897 में कलकत्ता में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किस आयोग ने स्थापित की थी? हिल्टन यंग आयोग, ब्रेटन वुड्स आयोग, रेडक्लिफ सीमा आयोग या गांधी इरविन समझौता? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा किस आयोग ने स्थापित की? तो ये की थी रेडक्लिफ सीमा आयोग ने। राइट आंसर ऑप्शन आंसर सी रेडक्लिफ सीमा आयोग ने, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच ये समझौता हुआ था, ठीक है। फिर ब्रिटेन वुड्स आयोग तो ये 1944 में, और हिल्टन यंग आयोग तो ये हुआ तो 1926 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष 42वें संशोधन द्वारा लागू किया गया था? 1980, 1988, 1978, 1976। तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष 42वें संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था आंसर डी 1976 में, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ठीक है। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की संसद ने 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया, जो किस वर्ष आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार को स्थापित करता है? पीछे ही मैंने अभी बताया ना आपको, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में पारित किया गया था, ठीक है। और जो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकारों को स्थापित करता है? 7 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 17 वर्ष? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकारों को स्थापित करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्तंभ ए में दिए गए राज्यों को स्तंभ बी में दिए गए आधिकारिक भाषाओं से मिलान कीजिए। तो राज्य और उनकी आधिकारिक भाषा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा है तेलुगु, ठीक है। केरल की आधिकारिक भाषा मलयालम, कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कन्नड़, और गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी, ठीक है। तो फर्स्ट का है बी, सेकंड का है ए, थर्ड का है डी, और फोर्थ का है सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। ओके, मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा तेलुगु, केरल की आधिकारिक भाषा मलयालम, कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कन्नड़, और गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पहले एशियाई खेल कब और कहाँ हुए थे? 1951 में नई दिल्ली में, 2014 महाराष्ट्र, 1982 पंजाब, 2010 नई दिल्ली। तो पहले एशियाई खेल कब और कहाँ हुए? तो ये हुए थे 1951 में नई दिल्ली में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, विद्वानों और पंडितों द्वारा बाल सरस्वती को एक बाल प्रतिभा के रूप में मनाया जाता था। उन्होंने किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी? तो विद्वानों और पंडितों द्वारा, ठीक है, बाल सरस्वती को एक बाल प्रतिभा के रूप में माना जाता था। उन्होंने किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो उन्होंने निभाई थी भरतनाट्यम नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट आंसर ऑप्शन ए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। कथक ये है उत्तर प्रदेश का, और मोहिनीअट्टम ये है केरल का, और कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और बाकी जो इसमें शास्त्रीय नृत्य कितने, 8, 4 मैंने आपको ऑप्शन बता दी, अब 4 आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब द्वारा की गई थी, तो ये तो सही है। फिर है 1936 में ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया, तो ये भी सही है। फिर है 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया और उसे दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान मिली, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों कथन ही सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 1, 2 और 3 सही है। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से ली? ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी या सोवियत संघ? ठीक है, तो भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा ये ली है ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? शिमला, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास? तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप ये पहली बार आयोजित किया गया था शिमला में। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिमला। ओके, नेक्स्ट है, स्तंभ ए में दिए गए नृत्यों का स्तंभ बी में दिए गए राज्यों से मिलान कीजिए। तो नृत्य और उनके राज्य। ठीक है, तो भरतनाट्यम ये कहाँ का राज्य का नृत्य है? तो भरतनाट्यम ये है तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम ये है केरल का, गरबा ये है गुजरात का, और सत्रिया ये है असम का। तो फर्स्ट का है बी, सेकंड का है सी, थर्ड का है ए, और फोर्थ का है डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2015, 2009, 2013 या 2017? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में शुरू। राइट आंसर ऑप्शन ए 2015। ओके, नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल बी, कंट्रोल पी, कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कंट्रोल भी का। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में 0 अंक डैश को कहा जाता है? प्ले आउट इन लव? तो बैडमिंटन में 0 अंक लव को कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी लव। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से कौन सा भाग बलात्संग से संबंधित है? धारा 370, धारा 375, धारा 385 या धारा 380? तो भारतीय दंड संहिता में जो भाग बलात्संग से संबंधित वो है धारा 375। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, उच्च उपज वाली किस्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है HYVS यानी कि उच्च उपज वाली किस्मों के कारण फसल सघनता में कमी आई, और फिर है HYV की परिपक्वता अवधि कम थी, उन्होंने हरित क्रांति तकनीक को भूमि बचत तकनीक के रूप में बनाया, HYVS के उपयोग को कृषि मशीनों में अधिक निवेश के आकर्षण के साथ पूरक किया गया। तो इसमें उच्च उपज वाली किस्मों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है वो है ऑप्शन ए, उच्च उपज वाली किस्मों के कारण फसल सघनता में कमी आई। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? क्वामे नरकमा, गमाल अब्देल नासिर, सुकार्नो जोसेफ या ब्रोज टिटो? तो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे सुकार्नो जोसेफ। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के शासनकाल में बनाया गया था? पांड्य वंश, पल्लव वंश, पूर्वी गंग वंश या राष्ट्रकूट वंश? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ये किस वंश के शासनकाल में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पूर्वी गंग वंश के शासन काल में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसने प्रस्तावित किया कि प्रकाश अपनी गति की दिशा के लंबवत गमन करने वाली तरंगों से बना है? न्यूटन, केपलर, ह्यूजेंस या पॉली? तो यह प्रस्तावित किया कि प्रकाश अपनी गति की दिशा के लंबवत गमन करने वाली तरंगों से बना है। तो ये प्रस्तावित किया है ह्यूजेंस ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, ह्यूजेंस। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।